चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को इंग्लिश में कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या फिर उसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट डायनेमो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनित्र या फिर डायनेमो क्या होता है। तो जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कैसे होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B बनाते हैं। ठीक, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हम लोग एक आयताकार कुंडली बनाते हैं। P Q R S। तो मान लेते हैं PQRS एक आयताकार कुंडली है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इस कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है। इससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में उसके अभिलंबवत अक्ष के साथ मान लेते हैं कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं किसी क्षण मतलब t समय पर कुंडली का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तब कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को φB से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला BA cos थीटा। अब हमारा जो कोणीय वेग है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पर से अगर हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अब इस थीटा का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास φB इक्वल टू BA cos ओमेगा टी। अब क्या होता है, जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उसमें क्या होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लग जाएगा, E इक्वल टू -N चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर φB का मान रख देंगे यहाँ पर से, तो हमारा इक्वल टू -N d/dt। φB का मान क्या हो जाएगा, BA cos ओमेगा t। इसको कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू -d/dt एंड BA cos ओमेगा t। या फिर कैसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये -N BA d/dt cos ओमेगा t। या फिर NBA cos ओमेगा t का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा t, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा इतना प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम लोग इतना के जगह मान लेते हैं एप्सिलॉन 0, तो E इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा t, जहाँ हम लोगों ने एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या माना है, NBA ओमेगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t को हम लोग प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण कहते हैं। तो साइन ओमेगा t का मान अधिकतम मान 1 होता है। तो समीकरण नंबर 1 से जो हमारा E है का अधिकतम मान E0 होगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं थीटा या फिर ओमेगा टी का मान और एप्सिलॉन 0, मान लेते हैं थीटा का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे, ठीक, थीटा का मान क्या रखेंगे
जीरो। तो थीटा का मान जीरो रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 से अगर ओमेगा टी के जगह हम लोग जीरो रखेंगे तो हमको साइन जीरो का मान कितना प्राप्त होगा, जीरो। तो ई का मान कितना प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अगर हम लोग थीटा के जगह रखें पाई/2 मतलब 90 अंश, तो ओमेगा टी के जगह पाई/2 रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान 1। तो इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, ई जीरो। अगर हम लोग यहाँ पर रखें पाई तो साइन 180 अंश का मान जीरो, तो हमको ई का मान क्या प्राप्त होगा, जीरो। अगर हम लोग यहाँ पर ओमेगा टी के जगह रखें 3π/2 तो 3π/2 का मान क्या होगा, -1। तो ई का मान कितना प्राप्त होगा, -ε0। अगर हम लोग ओमेगा टी के जगह रखें 2π तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2π का मान जीरो, तो ई का मान हमको प्राप्त होगा जीरो। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ओमेगा टी और ई के बीच ग्राफ बनाएंगे तो हमको कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर थीटा का मान रखाते जाएगा 0 अंश, फिर पाई/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। ठीक। अब ऊपर में क्या रहता है, धनात्मक राशि ε0, नीचे में क्या रहता है, एप्सिलॉन मतलब -ε0 ऋणात्मक राशि, क्योंकि हम लोग ई और ओमेगा टी या थीटा के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं। तो जीरो पर हमको कितना प्राप्त हुआ है, तो जीरो। तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, पाई/2 पर क्या प्राप्त हुआ है, ε0, तो पाई/2 पर ε0। फिर पाई पर जीरो, तो पाई में कहाँ पर आ जाएगा, जीरो में। फिर 3π/2 पर क्या प्राप्त हुआ है, -ε0 मतलब नीचे की ओर बढ़ेगा। फिर 2π पे कहाँ पे प्राप्त हुआ है, जीरो। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, इन मानों के आधार पर ओमेगा टी और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच एक ग्राफ हम लोग प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। तो यह स्पष्ट है कि यह ग्राफ एक ज्यावक्र है, साइन कर्व होता है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि जो प्रथम अर्धचक्र है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक और दूसरे अर्धचक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक होता है। तो एक पूर्ण चक्र में विद्युत वाहक बल 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य होता है। तो प्रथम अर्धचक्र में इसका मान शून्य से अधिकतम, तत्पश्चात अधिकतम से शून्य। दूसरे अर्धचक्र में इसकी दिशा बदल जाती है तथा पुनः इसका मान शून्य से अधिकतम, तत्पश्चात अधिकतम से शून्य होता है। अगले चक्र में भी इसी परिवर्तन की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार के प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो समीकरण नंबर 1 द्वारा प्रदर्शित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल में ई को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान तथा ई जीरो को शिखर मान या अधिकतम मान कहते हैं। जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को आर प्रतिरोध वाले विद्युत परिपथ में आरोपित किया जाता है तो किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा आई को निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, I = E/R। अब ई का मान रख देंगे, I = E0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, आर। अब E0/R के जगह मान लेते हैं I0, तो I = I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने E0/R = क्या माना है, I0 = E0/R। तो ये जो हमारा इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 प्रदर्शित धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसके मान और दिशा दोनों आवर्ती रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो की संरचना। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना। ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना में 4 भाग होते हैं। सबसे पहले क्षेत्र
चुंबक NS। दूसरा होता है आर्मेचर ABCD। तीसरा होता है सर्पी वलय S1 S2। और चौथा होता है ब्रूस B1 एंड B2। इस प्रकार से सबसे पहले दो क्षेत्र चुंबक होते हैं N और S। ये N और ये S, दो क्षेत्र चुंबक। उसके बाद आर्मेचर ABCD, ये इन दोनों के बीच में होती है ABCD। अब उसके बाद ब्रूस, उसके बाद ये सर्पी वाला S1 और ये सर्पी वाला S2। और यहाँ पर ब्रूस लगा होता है B1 और यहाँ पर दूसरा ब्रूस लगा होता है B2। इन दोनों के साथ जुड़ा होता है प्रतिरोध R। धारा इस भांति इसमें प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना के 4 भाग होते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक NS। तो छोटे डायनेमो में यह एक स्थायी नाल चुंबक होता है, जबकि बड़े डायनेमो में यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है। दूसरा इसका भाग होता है आर्मेचर ABCD। तो यह एक आयताकार कुंडली होती है जो मुलायम लोहे के पटलित क्रोड पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार को सघन रूप से लपेटकर बनाई जाती है। मुलायम लोहे के क्रोड लेने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। आर्मेचर को किसी साधन से क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष के परितः घुमाया जाता है। कुंडली, क्रोड और उसकी जो धुरी को संयुक्त रूप से हम लोग आर्मेचर कहते हैं। उसके बाद तीसरा है सर्पी वलय। तो ये जो सर्पी वलय है ये तांबे के बने दो समाक्षी वलय S1 और S2 होते हैं, जो आर्मेचर के एक एक सिरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और आर्मेचर के साथ घूमते हैं। चौथा होता है ब्रूस B1 और B2। तो ये कार्बन या धातु से बनी दो पत्तियां होती है जिन्हें ब्रूस कहते हैं। ये ब्रूस अपनी स्थिति में स्थिर रहते हैं किंतु घूमते हुए सर्पी वलय के संपर्क में बने रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक और डायग्राम बनाएंगे। ये है N, ये S, यहाँ पे ये जो ABCD धारा की दिशा भी इसमें इस प्रकार हो जाती है। ठीक, यह है S1, यह है S2, B1, B2, इसके साथ प्रतिरोध R। अब देखेंगे इसकी क्रियाविधि। तो जब आर्मेचर ABCD को ध्रुव खंड NS के बीच घुमाया जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता है। ठीक, तो उससे क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जब ये आर्मेचर ABCD घूमता है तो हमको इस प्रकार से प्राप्त होता है। मान लो आर्मेचर ABCD वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है। मान लो किसी क्षण उसकी भुजा AB ऊपर की ओर आ रही है तो भुजा CD नीचे की ओर आ रही है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार उसमें प्रेरित धारा की दिशा ABCD होगी। अतः बाह्य परिपथ में विद्युत धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगी, अर्थात ब्रूस B2 धन ध्रुव और B1 ऋण ध्रुव की भांति कार्य करेगा। अब अर्ध चक्र के पश्चात भुजाओं AB और CD की स्थितियां बदल जाती है। जब CD भुजा ऊपर की ओर
तथा ए बी भुजा नीचे की ओर जाती है तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा DCBA होती है। अतः बाह्य परिपथ R में विद्युत धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात ब्रूस B1 धन ध्रुव और B2 ऋण ध्रुव की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है तो प्रेरित धारा का मान 0 होता है, किंतु जब उसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर होता है तो प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। इस प्रकार जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो प्रथम अर्धचक्र में प्रेरित धारा का मान 0 से बढ़कर अधिकतम, तत्पश्चात अधिकतम से घटकर 0 हो जाता है और द्वितीय अर्धचक्र में धारा की दिशा बदल जाती है तथा प्रेरित धारा का मान पुनः 0 से बढ़कर अधिकतम, उसके बाद अधिकतम से घटकर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार बाह्य परिपथ R में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसे हम लोग निम्न समीकरण द्वारा देते हैं I = I0 sin ओमेगा t। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना और उसकी क्रियाविधि। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इसका अनुप्रयोग हम लोग करते हैं जल विद्युत शक्ति केंद्रों में। तो जल का संग्रहण बांध में एक निश्चित ऊंचाई तक किया जाता है, जहां से यह बड़े बड़े टरबाइनों पर गिराया जाता है। ये टरबाइन जनित्र के तारों के लूप से संबंध होते हैं। गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा को टरबाइनों के घूर्णन ऊर्जा में बदला जाता है, तो विद्युत जनित्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के काम आती है। दूसरा इसका यूज होता है ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में। ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में तो कोयले या तेल के ईंधन के रूप में प्रयुक्त करके जल को गर्म करके हम लोग वाष्प उत्पन्न करते हैं। यह वाष्प टरबाइन के बड़े बड़े पंखों को धक्का देती है तथा इन्हें घुमाती है, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तीसरा, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है नाभिकीय शक्ति केंद्रों में। तो नाभिकीय शक्ति केंद्रों में कोयले या तेल के स्थान पर नाभिकीय ईंधन का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक, तो ये था प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का अनुप्रयोग।